ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी इजराइल ईरान जंग की। आज 13वां दिन और एक राहत की सांस पूरी दुनिया आज लेती दिखाई दे रही है। आज कोई युद्धोन्माद नहीं हुआ, कोई मिसाइलें नहीं दागी गई ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से ईरान पर कोई हवाई हमले नहीं हुए। तो क्या शांति स्थापित होती दिखाई दे रही है या दरअसल इस इलाके में, इस खित्ते में अभी अनईजी पीस है, असहजता है, शांति तो थोड़ी बनती दिखाई दे रही है। पर इस सब के बीच क्या परमाणु खतरा टल गया है इस इलाके से भी और दुनिया पर से भी? क्योंकि ये जंग परमाणु रंग भी साफ लेती दिखाई दे रही थी। और आज जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा था और जिसके जरिए वो हथियार बनाने की फिराक में था, यह दावा इजराइल ने भी किया और यही दावा अमेरिका ने भी किया। और इजराइल ने पहले हमला किया और उसके बाद मिडनाइट हैमर ऑपरेशन 20 जून को जो किया, अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर बम डाले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए। तो क्या परमाणु हथियार बनाने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है ईरान का? अब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना नुकसान हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़िए, राष्ट्रपति तो छोड़िए, उनके विदेश मंत्री, उनके बाकी प्रवक्ता एक के बाद एक लगातार मीडिया के सामने आते हुए कहते पाए गए कि भाई उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमने ओब्लिटरेट कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, हम तो अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। अब वो IAEA को भी इजाजत नहीं देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो परमाणु कार्यक्रमों पर निगाह बनाने के लिए एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कि भाई कोई हथियार ना बनाए, शांति के लिए ही काम करिए, परमाणु प्रसार का जो काम है इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए ही हो। अब वो NPT से निकल गया, IAEA वहां जा नहीं सकता, तो वो कह रहे हैं हम कार्यक्रम जारी रखेंगे। और अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ईरान का बयान आया, हां हमें नुकसान हुआ है। तो नुकसान भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, हथियार बनाने की भी बात हो रही है, कार्यक्रम को जारी रखने का दावा भी किया जा रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? और ये युद्ध जो रुका है, कौन गारंटी लेगा कि भाई ये आगे फिर से शुरू नहीं होगा? अब ईरान और इजराइल को स्कूली बच्चों की तरह भी मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के चीफ। उनकी बातचीत में कि अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं तो डैडी को आना पड़ता है। अब बिग डैडी बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में भी और दुनिया के भी। तो ये संकेत क्या हैं मिडिल ईस्ट के लिए भी और बाकी पूरी दुनिया के लिए? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात करेंगे एक बार फिर ईरान इजराइल जंग की। 13वां दिन, आज कोई हमले नहीं हुए, वार पलटवार नहीं हुआ, शांति दिखी। लेकिन यह शांति क्या फिर भंग हो सकती है? और यह सवाल इसलिए कि जिस बात पर हमला किया गया था ईरान पर कि भाई वो परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कर रहा है, उसे रोकना है। तो क्या रोक लिया गया है ईरान को? इसको लेकर आज असमंजस, वो रायता फैलता दिखाई दिया। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के पेंटागन, आसान भाषा में कहूं उनके रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये 20 जून को जो 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए 30,000 पाउंड के बम गिराए गए, उससे नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमला असरदार नहीं था। यानी कि परमाणु हथियार बना सकता है।
तो फिर ये संघर्ष विराम या युद्ध विराम क्यों किया गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारे योद्धाओं ने, महान योद्धाओं ने ऐसा कमाल का ऑपरेशन उसे अंजाम दिया कि सारे परमाणु मंसूबे जो ईरान के थे वो टाई टाई फिस हो गए हैं। तो नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अब समझदारी की राह पर चलिए, अब शांति की राह पर चलिए। तो अगर ये नहीं हुआ, और ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने पेश किया CNN, वहां का बड़ा चैनल है, तो विदेश मंत्री कूद पड़ते हैं अभी कुछ देर पहले। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या बोले वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मार्को रूबियो ने कहा, देयर इज नो वे ईरान कम्स टू द टेबल इफ समहाउ नथिंग हैड हैपेंड। इट वाज कंप्लीट एंड टोटल ओबिलिटरेशन, दे आर इन बैड शेप। कि कोई रास्ता ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मेज पर आता ईरान अगर कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो पूर्णतः ध्वस्त कर दिया उनका परमाणु कार्यक्रम, वो बहुत बुरे हाल में है। और डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले वो छटपटाए, उन्होंने बोला, फेक न्यूज CNN टुगेदर विद फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट to demean one of the most successful military strikes in history। कि झूठी खबर, फर्जी खबर चला रहे हो CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह। वो फेल होता अखबार, और हमारा सबसे सफल जो सैन्य कार्रवाई थी, आप उसे बदनाम कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद की जो एक क्लासिकल पोस्चरिंग जो होती है, नैरेटिव गढ़ना जो होता है कि हमारी सेना ने कमाल किया है, आप ही का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। और इस खबर को खारिज नहीं किया जा रहा है कि नहीं नहीं, पर अभी यह खबर मुकम्मल नहीं हुई है। तो इसके मायने क्या होते हैं? या ईरान जो कह रहा था कतर पर हमला कर दिया अमेरिकी सैन्य बेस पर, वो भी जानकारी देकर वहां अमेरिका कि भाई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, घर पर नाराजगी आ जाएगी सड़कों पर, इसलिए यह संघर्ष विराम हुआ। या विन विन सिचुएशन सबके लिए है, कुछ दिनों के लिए रोक दिया ईरान को, और जानकारी क्या पहले दे दी गई थी। एक दिलचस्प बात इस पूरी जंग में क्या सामने आ रही है कि पहले से जानकारी का आदान प्रदान हो रहा था। अब जानकारी ये आ रही है कि भाई B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के बारे में, उनकी कार्रवाई के बारे में एक हफ्ते पहले से ईरान को थोड़ी जानकारी दी जा रही थी। अब एक एजेंसी है मैक्सर टेक्नोलॉजीज, यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, इमेजिंग करते हैं, ये दुनिया के फोटो खींचते रहते हैं। इन्होंने दावा किया है कि 19 जून को फोर्डो, जहां पर सबसे बड़ा परमाणु कार्यक्रम और न्यूक्लियर प्लांट तेहरान का चल रहा था, ईरान का चल रहा था, तेहरान से 124 किलोमीटर दूर है और 300 फीट गहराई पर यह बना है। इसीलिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और ये 33,000 पाउंड के बम्बों का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना वो पत्थर को भेद ही ना पाए। ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास नहीं थी। अब मैक्सर टेक्नोलॉजीज क्या कह रही है कि 19 तारीख को 16 ट्रक, एक कतार उनकी देखी गई इस न्यूक्लियर प्लांट में। तो यहां से एनरिच्ड यूरेनियम जो था, और यहां दर्शकों एनरिच्ड संवर्धित जो यूरेनियम होता है जिससे परमाणु बम बनते हैं, 90% तक एनरिचमेंट पहुंच जाए तो परमाणु बम बना लेंगे। यहां IAEA ही मान रहा है कि 60% तक एनरिचमेंट हो चुकी थी। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ये कह रहा है कि क्या 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम वो किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया इन ट्रकों के जरिए। तो मतलब ये पूरा हमला खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पहाड़ी था ना, वो चट्टानों को भेदना था और खत्म करना था, पर वहां तो नीचे कुछ था ही नहीं, वो पहले से ही हटा लिया गया। अब ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान कभी भी यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा।
और अब उन्होंने एनपीटी को लेकर अपना रुख बदल लिया, उससे बाहर हो रहे हैं। आईएईए को अब वो इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं देगा। आईएईए की 17 मई इसी साल की पिछले महीने की रिपोर्ट है, ये इस हमले से पहले। सब कुछ आपको समझने की जरूरत है। सवाल यह पूछा गया इस रिपोर्ट में कि क्या एटम बम बना सकता है, परमाणु बम, ईरान, और बनाने पर आए तो क्या करेगा। तो आईएईए की रिपोर्ट कहती है 2.5 दिन में 1 बना सकता है परमाणु बम, 11 दिन में 5, 21 दिन में 9, 30 दिन यानी 1 महीने में 11, 2 महीने में 15, 3 महीने में 19, 4 महीने में 21, 5 महीने में 22। तो क्या ये हो सकता है? या एक और रिपोर्ट जो ये मैक्सर की है और अमेरिका की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि देखिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो गया कि वो अभी तत्काल 1-2 महीने में ही परमाणु बम बना लेता, वो कुछ महीने और उसमें विलंब हो जाएगा। पर अब इसमें एक और कैच आती है। ये बहुत दिलचस्प हो रहा है खेल। कैच क्या? ईरान का विदेश मंत्रालय जो है और उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आर बैडली डैमेज्ड बाय अमेरिकन स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं बहुत जबरदस्त नुकसान भी हो गया। एक तरफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेंगे, तो यहां सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका आकलन कैसे होगा? आजकल ये नया जंग का जो जमाना आया है, दोनों तरफ से ताल ठोकी जाती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने कहा कि भाई 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, 11 एयरबेस पर हमने नुकसान पहुंचाया, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। उधर से अपने दावे वो फील्ड मार्शल बना दिया उस जिहादी जनरल मुनीर को, और संघर्ष विराम हो गया। किन शर्तों पर हुआ पता नहीं लगा है अभी तक। यही कहानी अब मिडिल ईस्ट में भी हो रही है क्या? और इससे शांति स्थापित होती दिखाई दे रही है, या परमाणु फ्लैश पॉइंट ये इलाका बना रहेगा, वो संकट के बादल लहराते रहेंगे और हमें ये फौरी राहत की सांस मिली है, हमारी सांसें अटकी रहेंगी क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल तो मैंने आपके सामने रख ही दिया, परमाणु बम का है ना। ईरान, अरे भाई कितनी देर लगाते हो सवाल सामने लाने में, ये अटक गया, हमारा भटक गया है मामला। ईरान परमाणु बम बनाएगा, अमेरिका रोक पाएगा, और कौन लेगा गारंटी फिर नहीं बजेगी युद्ध की घंटी। जैसे कई बार सिस्टम अटक जाते हैं, ऐसे ही जंग के हालात भी अटक जाते हैं क्या? चर्चा में मेरे साथ 2 देश के सबसे बड़े डिप्लोमैट्स रह चुके हैं, देश के विदेश सचिव रह चुके हैं, शशांक जी। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार, शीतल सिंह और दिबांग, एंड 2 वेरी प्राउड एंड ब्रेव सोल्जर्स। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने सियाचिन में जो तिरंगा लहरा रहा है सबसे पहले वहां जाकर गाड़ा था। पर बात यहां सियाचिन की नहीं है जनरल साहब। ये जो जंग है ये अनईजी पीस है, या ये परमाणु फ्लैश पॉइंट, परमाणु असरात, यहां पर परमाणु जंग की बानगी अभी भी एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की तरह हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है क्या? संदीप, $1 मिलियन क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉज है। सीज फायर अगर पिछले 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि ट्रंप की मेहनत रंग लाई है। ज़रूर इस पर कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से लगातार बम्बार्डमेंट इवन सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा 6 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, और उसके बाद जिस प्रकार से एक देखने को मिल रहा है, आखिरकार थोड़ा सा मतलब जरूर है। हाँ, शांति आती दिखाई दी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि शांति है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, वो तरह तरह की रिपोर्टें आ रही हैं।
पर मेरा ये इतना असमंजस कैसे, मतलब एक मुझे कॉमन सेंस जो पत्रकारिता के हमारे एंटीना खड़े हो जाते हैं जब किसी चीज का ज्यादा डिनायल आने लगे, मान लीजिए कि ये हुआ है, तो क्या परमाणु जो कहा जा रहा है कि नहीं हमने तो ध्वस्त कर दिया, ओब्लिटरेटेड कंप्लीटली, जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, वो कह रहे हैं उनके विदेश मंत्री खुद डोनाल्ड ट्रंप, और पेंटागन की एक रिपोर्ट कह रही है कि नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने थोड़ा सा विलंब हो जाएगा उनके हथियार बनाने की मंशा में। नहीं, विलंब तो जरूर होगा और थोड़ा नहीं बहुत कुछ होगा, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी इजराइल इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रहा था और धीरे धीरे करके ये नौबत आई कि 2025 में इजराइल को हमला करना पड़ा और उस हमले में अमेरिका की मदद लेनी पड़ी और इनके खास 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं नतांज, इस्फहान और फर्दो को बर्बाद करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर हम देखें नतांज में भी तकरीबन 50,000 सेंट्रीफ्यूज थे और जिस प्रकार से वहाँ बिजली का जो नॉर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके मुझे लगता है रुकावट आने के कारण वो काफ़ी वहाँ नुकसान पहुँचा। जहाँ तक फर्दो का सवाल है, कौन इतनी गहराई में जाकर के पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन करता है, कोई नहीं करता है। हाँ। तो इस पे कोई शक नहीं कि न्यूक्लियर बम बनाने की कार्रवाई ईरान कर रहा था एंड ईरान इज नॉट इनोसेंट। और IAEA ने ये तो माना है ना 60% एनरिचमेंट उन्होंने कर लिया है। ये 400 किलो अभी गायब है, 400 किलो का ये नहीं पता कि कहाँ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, और उनकी जो लेबोरेटरीज हैं जहां पे वो बनाने की कोशिश करते हैं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। जहां तक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन है वहां पे 5% का एनरिचमेंट नहीं, 400 किलो एनरिच्ड अगर फर्ज कीजिए ये है, और इसमें जो मैं रिसर्च कर रहा था सर आप बेहतर बता पाएंगे, 20-22 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप बना सकते हैं, उससे आप कितनी तबाही कर सकते हैं? देखिएगा इसके मायने क्या होते हैं आम आदमी को थोड़ा अगर आप समझाएं तो। अगर आप समझ जाएं कि हिरोशिमा और नागासाकी इज 1/10 ऑफ इट, देन यू कैन अंडरस्टैंड 1/10 ऑफ इट। बिल्कुल, मतलब आपका लगभग 40-50 शहर पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। कोई शक नहीं। 25 किलो का यूरेनियम एनरिचमेंट एक बम बनाने के लिए है, उनके पास 450 है। हाँ। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि 20-22 बनाने की हमारे में काबिलियत है। capability। अगर 20-22 थे, नेतन्याहू ने खुद ही कहा है कि 9-10 बनाने की इनकी काबिलियत है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान बनाने की काबिलियत रखता था, आज नहीं तो कल, लेकिन उसमें जो डिले हुआ है, अब वो डिले मुझे लगता है नहीं, इसमें एक और चीज डिले हुआ है, ये फेयर पॉइंट है आपका, लेकिन ये मैक्सर टेक्नोलॉजी जो इन्होंने दावा किया है कि भाई 19 जून को फॉर्दो, जो आपने उसके बारे में तफसील से बता भी दिया, वहां 16 ट्रकों का एक काफिला देखा गया और वहां से क्या पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम वहां से किसी सेफ जगह पर, सुरक्षित दूसरी किसी गुमनाम जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया? बिल्कुल, ये खतरा है, ये बड़ा 100% वो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा था, इजराइल नाकामयाब हुआ, इसलिए इजराइल ने USA से संपर्क किया और उन्हें बताया कि इस इलाके को बर्बाद करने का एक ही तरीका है, वो है 30,000 पाउंड्स का जो डीप पेनिट्रेटर है उसी के द्वारा हो सकता है, जो उन्होंने 14 इस्तेमाल किए, लेकिन उसका पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बिकॉज इट हैज ए लिमिट, इट कैन ओनली गो अप टू से 50 to 60 मीटर, तो ये था 80 मीटर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं रेडिएशन भी नहीं हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये न्यूक्लियर बम, लेकिन ईरान का बनाना ये एक होड़ जो है, न्यूक्लियर इज ओनली अ डेटरेंस, इट इज नॉट मेंट फॉर डिस्ट्रक्शन। अगर नहीं, डेटरेंस वो तो है ना, नॉर्थ कोरिया दुनिया को आंखें तरेड़ सकता है कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार है। एक तो नॉर्थ कोरिया हुआ, दूसरा अगर शिया मुल्क ईरान बनाता है तो सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मुल्क बनाने के होड़ में लगेगा। हाँ। जो पाकिस्तान ने जो इस्लामिक बम बनाया है वो तो बार बार ये कह रहा है मैं तो ईरान की इसमें मदद डिलीशियस करूंगा। आयरनी, एक अद्भुत विरोधाभास ये है कि इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार है, NPT का वो सिग्नेटरी नहीं है, संधि पे उसने हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरे को वो बम करने को तैयार है कि परमाणु हथियार मत बनाना, मेरे पास है, मुझसे कोई ना पूछे जी। संदीप, देयर इज अ स्लाइट डायकोटमी, बिकॉज क्या होता है, कई देश जो है वो रूल ऑफ लॉ के द्वारा
कहीं ना कहीं पे अपने आप को, अब भारत में भी है, तो भारत की चीज को कोई उंगली नहीं उठाता है, ना कहता है कि भारत इसको दुरुपयोग कर सकता है, बिकॉज भारत इज अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पे नहीं, आजकल थोड़ी जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आप अपनी बात को दमदार तरीके से कह के और खूंटा गाड़ दो तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारा न्यूक्लियर डील भी है, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी है, तो ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही खुले, तो हमारे ऊपर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील है हमारी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको मालूम है हमारे पास क्या नहीं है। पर इसमें एक और पॉइंट अभी रह गया है जनरल शंकर प्रसाद, जो दावे ये भी किए जा रहे हैं कि नहीं भाई, जो ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 33,000 पाउंड के वो 10 गिराए या 12 गिराए बम, इनकी जानकारी क्या ईरान को पहले ही दे दी गई थी और तभी एनरिच्ड यूरेनियम ये 400 किलो वो पहले से ही सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब हो गए? आजकल का जो युद्ध है, वॉरफेयर है, थोड़ा दर्शकों को सर समझाइए, क्या पहले से ही दुश्मन को बता दिया जाता है कि भाई मैं हमला करने वाला हूं? ये कैसे होता है? इस पर बड़े सवाल उठते हैं, आम आदमी को थोड़ी ये बातें कम समझ में आती हैं। इसको क्या समझाएं हम? इससे ज्यादा कोई बेवकूफी का सवाल हो सकता है क्या कि हम अपने दुश्मन को बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं? जो इसमें बिलीव करता है, मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल अनाड़ी है और वो कुछ नहीं जानता वॉरफेयर के बारे में। लेकिन यहाँ ये सच है कि आज की तारीख में छुपाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल हैं, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस अवेलेबल है, उसके जरिए दुश्मन पता करने की नहीं सर, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बेवकूफ़ी होगी कि कोई अपने दुश्मन को बताने लगे, पर कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस संघर्ष विराम से ठीक पहले वो जो हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई, जानकारी हमारे सामने ये आई, ईरानी मीडिया ने भी कहा कि हमने बता दिया था अमेरिका को कि हम हमला करने वाले हैं। तो ये थोड़ी मैच फिक्सिंग भी हो रही थी क्या? मेरा इंटरेस्ट एज ए जर्नलिस्ट ये है, मैच फिक्सिंग भी होती है क्या इसमें कुछ? अब आप तो ये जाने, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं मिलिट्री तौर पर बता सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी, कि ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा कि अपना जो मेरा प्लान है वो किसी को सीधा सीधा बता दूं कि जी मैं आज रात को 8 बजे हमला करने वाला हूँ या कल सुबह मेरे जहाज वहां पर बम गिराएंगे। तो ये तो बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ इट्स मोस्ट अनप्रोफेशनल और स्टूपिड। अगर ईरान ने अमेरिका को बताया तो डिप्लोमेटिक चैनल्स में उनकी बात अलग लेवल पे हो रही है, कोई युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपकी इतनी बड़ी डिबेट में हो रही है, क्या ये सच है कि B-2 बम्बर वहां आया था? जी आया था। क्या उन्होंने 10-12 बम गिराए? जी गिराए। कहीं गिरे तो होंगे ना, गिरे हैं। कहीं तो नुकसान पहुंचा होगा, पहुंचा था सर। जहाँ फोटोज देखिए वो कहाँ है? फवाद में है जी, और 2 और जगह पर है। वहां पर कुछ तो नुकसान हुआ होगा, हुआ है जी। कितना हुआ है ये तो भगवान जाने। लेकिन अगर ये 80 मीटर गया है 100 की बजाय, या 50 मीटर गया है 80 के बजाय, या 30 मीटर गया है, तो कुछ तो टूट-फूट हुई होगी, कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी, कुछ पानी सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो नुकसान हुआ होगा। उस नुकसान से शायद इनका प्रोजेक्ट 10%, 20%, 30% रिटायर हुआ होगा। अगर आप कहते हैं कोई 0% रिटायर हुआ तो इसका मतलब साला B-52 बेकार है। इसका मतलब जो बम गिरा है बिल्कुल फूट है, दिवाली के पटाखे हैं। तो प्लीज इसको समझने, इसको फ्रिवलसली मत लीजिए। नहीं मैं कतई नहीं, इसलिए मैं सारे सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, पर इनमें जनरल साहब नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं। आप इसको बहुत फ्रिवलसली ले रहे हैं। आपने डिबेट को इस तरह से बना दिया कि इसमें सवाल करने का, जवाब देने का कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं आप जी। जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वर्ल्ड की तरफ देखिए कि किस प्रकार से ये हरकत हो रही है। Please don't make it a very frivolous debate. How is it frivolous? You are going on and on and on. Please explain. How is it frivolous? अलग-अलग अगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ, these are questions, एक पत्रकार इन्हीं सवालों को तो पूछेगा ना सर। हाँ तो पूछिए, तो हम जवाब दे रहे हैं, तो जवाब हाँ, तो आप भी तो लगातार frivolous किए जा रहे हैं। You are turning the debate into a frivolous debate. By ad nauseum repeating it. All right, I'll get off the line. आप बोलने तो दे नहीं रहे, समझाने मैं बोलने कैसे नहीं दे रहा हूँ सर? आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? जी प्लीज। देखिए, इसमें नुकसान हुआ है, कितना % हुआ है वो कोई नहीं जानता, ना अमेरिका जानता है ना कोई और जानता है, सिर्फ ईरान जानता है। क्या ये मानकर हम चलें कि इसमें नुकसान हुआ है? अवश्य कुछ % नुकसान हुआ है। क्या इनका प्रोग्राम कुछ रिटार्ड हुआ है? अवश्य हुआ है। क्या ये दोबारा इस प्रोग्राम को चालू कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। इन्होंने क्या कतार के ऊपर बम गिराए? जी गिराए। वहाँ कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। बताया था पहले, होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन समझिए कि इस समय एक ये बम ही नहीं है इशू है मिलिट्री की सेफ गार्ड।
हमारे अमेरिका के 11 जगह इनके बेसिस हैं मिडल ईस्ट में। क्या हूती खत्म हो गया है? क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया है? क्या हमास खत्म हो गया है? क्या इनके पास शक्ति है कि उनके बेसिस को अपने टेररिस्ट एक्ट से कोई बर्बाद कर सकें? क्या वो किसी के कंट्रोल में है? क्या हिजबुल्लाह को कोई कंट्रोल कर सकता है अगर उसको, जबकि वो ईरान का प्रॉक्सी है? तो इस समय अभी कोई चीज़ टली नहीं है, युद्ध नहीं खत्म हुआ है, युद्ध में बिल्कुल टेम्पररी फेज हुआ है। कल आप देखेंगे कि अगर किसी अमेरिकन बेस पे कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया तो ट्रंप साहब फिर क्या करेंगे? कि फिर भी टू बम्बर भेजेंगे? जनरल साहब, यही मेरा दूसरा सवाल भी है इस कार्यक्रम का। कौन लेगा गारंटी फिर नहीं बजेगी युद्ध की घंटी? ये अनईजी पीस ही है। फिर अभी द एरिया विल बी ऑन बॉयल, यहां पर एक असहजता, एक असुरक्षा का भाव बना रहेगा क्या? और ये कितना लंबा चल सकता है? देखिए, ये लंबा चलेगा। एक तो आप ये बात मत भूलिए इस डिबेट के अंदर कि हमास और इजराइल की लड़ाई अभी जारी है। वो किसी और पहलू पर भी जा सकती है। ये नहीं है कि हमास वहां पर कोई डैमेज नहीं कर सकता। हमास कैन स्टिल कॉज सम डैमेज इन इजराइल। तो फिर क्या होगा? क्या फिर ट्रंप साहब आएंगे? तो द मैटर इज वेरी सीरियस। अभी कुछ हरकत नहीं हुई है। ये एक फेज खत्म हुआ है। ये फेज कल दोबारा शुरू हो सकता है, 10 दिन बाद शुरू हो सकता है, 6 महीने बाद भी शुरू हो सकता है। ये जो प्रोग्राम दुश्मनी चल रही है जो ईरान की और इजराइल की, ये आज की नहीं है, डेकेड्स पुरानी है। आपने इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया, अगर उसको समय दे तो वही बता दूं। देखिए, आप कहते हैं कि हमें हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो आपके पास क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए? ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो वो इजराइल को एक झटके में खत्म कर देगा। और इजराइल के पास इजराइल सच ए स्मॉल कंट्री, उसके पास एक बम 2 बम झेलने की भी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया उसे 100 गुना बड़ा है। यहाँ अगर पाकिस्तान ने एक बम छोड़ भी दिया, 2 भी छोड़ दिए, तो हमारी सेकंड रिस्पांस की पॉसिबिलिटी है, उससे हम पाकिस्तान को नष्ट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को मालूम है। तो मैं समझता हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड कि इजराइल इज इन ए वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, being a very small country, it can take no nuclear damage on itself because it will not get a chance for second response. तो इस बारे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना बिल्कुल गलत होगा इजराइल के पर्सपेक्टिव से। बाकी अब दुनिया में जिस तरह से चल रहा है तो चलता ही रहेगा, लेकिन जब जितनी ताकत लगेगी इजराइल के पास, अमेरिका को छोड़ दिया एक मिनट के लिए, जितनी ताकत इजराइल के पास लगेगी उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल नष्ट तो नहीं कर पाएंगे, वो करते रहेंगे चाहे इसमें अमेरिका उनका साथ दे ना दे। और अब क्या अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से ओब्लिटरेट नहीं हुआ है या कुछ नुकसान ही पहुंचा है, क्या ईरान अब इस कार्यक्रम को, वो तो उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं हम तो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान को और फास्ट ट्रैक करेंगे, ये बड़ा खतरा है क्या दुनिया के सामने? इस इलाके में ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनका तो एक वेपन यही है इजराइल को खत्म करने के लिए। दे विल डू एवरीथिंग टू क्रिएट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। 60-70-80% उनका एनरिचमेंट हो चुका है। और अगर 3-4 महीने इस तरह का डैमेज नहीं होता तो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में इनका बम तैयार हो जाता। लेकिन जो डैमेज अब हुआ है इससे कुछ तो रिटार्डेशन हुई होगी, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। जितना भी पड़ा है वो तो हम नहीं कोई नहीं कह सकता वर्ल्ड के अंदर आज कितना तो फर्क मतलब ये संघर्ष तो कहना या कि भाई थोड़ी शांति आज दिख रही है, राहत की सांस, ये बस फौरी राहत ही है क्या एम्बेसडर अशोक सज्जनहार? जी संदीप, प्रश्न क्या है आपका? ये जो अभी थोड़ी शांति दिखी, कोई हमला नहीं हुआ, कोई मिसाइलें नहीं दागी गई, कोई हवाई लड़ाकू जहाज नहीं घूमते हुए दिखाई दिए, ये फौरी राहत है या ये थोड़ा सा ये शांति बनी रहेगी कुछ दिन? देखिए, इसको मैं शांति नहीं कहूँगा, ये पीस नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए सभी के लिए ये ठीक हुआ है जो कुछ भी है। आगे ये कब फूट पड़ता है ये मेरे ख्याल से कोई गारंटी नहीं दे सकता है इसका संदीप। सो इसीलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं 2-3 और टिप्पणी करना चाहूंगा बहुत जल्दी जी, आपकी इजाजत से। प्लीज सर। और जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, देखिए आप बात कर रहे थे नुकसान की, कितना नुकसान हुआ है। ईरान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो वो कहेगा जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो विक्टिम है, उसके यहाँ पर हमला हुआ है। वो कहेगा नहीं जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है, हमने तो बिल्कुल वो पूरा कर दिया।
आईएईए की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है जो अंदर सेंट्रीफ्यूजेस थे, केवल खाली वो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम नहीं था, सेंट्रीफ्यूजेस थे, और जो वहां पर धमाके हुए हैं GBU 57 से, तो उससे बहुत वहां पर सेंट्रीफ्यूजेस, इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इतने सेंसिटिव मशीन है, जो वो एकदम खराब हो गए होंगे, ध्वस्त हो गए होंगे। दूसरी बात, अगर वहां से 19 और 20 तारीख को जैसे आप बता रहे हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा समझ आता है जो मोसाद को पता नहीं चला होगा? मोसाद ने तो वहां पर जाकर इस्माइल हानिये के बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे उन्होंने बम लगा दिया था। यहां पर उन्होंने ऐसे अपने मोसाद के जो उनके स्लीपर सेल्स थे, उन्होंने 18-20 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, टॉप IRGC कमांडर्स को, सबको खत्म कर दिया। तो जहां भी लेकर गए हैं, जरूर इजराइल को, मोसाद को पता होगा, पता नहीं अभी है तो चल जाएगा। नहीं, इसमें ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखते हुए एक दो चीजें यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पेंटागन की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। कोई मैं फ्रिवलेस सवाल नहीं पूछता हूं, जो साहब इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं फ्रिवलेस नहीं कह रहा हूं आपको, डिफेंस सर सुनिए, पेंटागन की ही ये एक ब्रांच है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जी, वो कह रहे हैं कि चीफ हैं, वो कह रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका नुकसान नहीं हुआ, उसके परमाणु संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का नुकसान नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने थोड़ा विलंब आ सकता है। और ये रिपोर्ट CNN दे रहा है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, और वहां के राष्ट्रपति इसे फर्जी न्यूज बता रहे हैं। जब फर्जी न्यूज बताई जाती है तो हमारे एंटीना, मैंने ये बात अभी कही थी कुछ देर पहले, तो ये और ज्यादा रीजन हो जाता है कि कहीं क्रेडिबल तो नहीं है। मैं उसी की था लेने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं आपके सुनने वालों, देखने वाले और आपके लिए ये बताने का प्रयास करूंगा, जो देखिए अभी इसका एनालिसिस मेरे विचार से और बहुत ज्यादा करना है, और ये चाहे सैटेलाइट इमेजेस से हो, किसी से हो, मेरे विचार, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वगैरह, जिनको आप कहते हैं बहुत ही इस्टेब्लिश्ड और रिप्यूटेड चैनल्स हैं, मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वो हम जानते हैं जो डेमोक्रेट्स की तरफ वो है, तो जो कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट है राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन्स के विरुद्ध, उनको वो बहुत ही उजागर करके जरूर पेश करेंगे। पर इसमें क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है ना। नहीं जी, जैसे हम मीडिया वालों ने बता दिया जी, कराची पे भी हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर भी कब्जा किया, तो जग हसाई हुई ना इंडियन मीडिया की। नहीं, तो देखिए मीडिया की फिर आप बात मत करिए ना, आप केवल अगर भारत की बात पर आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर आप बात आते हैं, तो ये आप देखिए हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने क्या ब्रीफिंग दी, हमारे विदेश सचिव ने क्या ब्रीफिंग दी, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर एल्यूड भी किया जो भाई वहां पर हम कराची या इस्लामाबाद पर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, अभी मीडिया की बात हो रही थी, अभी सरकारों की बात थी ही नहीं, एम्बेसडर साहब। हाँ, नहीं, वो देखिए ऑफिशियल आपको स्टेटमेंट जानी चाहिए। एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, इजाजत अगर आप देंगे, आखिरी बात वो ये है, आप कहते हैं ईरान के पास परमाणु अस्त्र आने से क्या नुकसान है। मैं ये कहूंगा, अगर ईरान के पास परमाणु अस्त्र आ गया तो वो हमास के पास भी हो जाएगा, वो हिजबुल्लाह के पास भी हो जाएगा, हूती के पास भी चला जाएगा, इराक मिलिशिया पर भी चला जाएगा, सीरियन मिलिशिया पर भी चला जाएगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? अगर ईरान के पास आ गया परमाणु अस्त्र, सऊदी अरेबिया कहेगा, क्योंकि देखिए वो एक शिया देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, वो कहेगा मैं हूं यहां का सबसे बड़ा जो मुस्लिम उम्मा का, मेरे पास ये दोनों मॉस्क्स हैं, आई एम द गार्डियन ऑफ द टू मॉस्क, मेरे पास भी होना चाहिए एक परमाणु अस्त्र। यूएई भी चाहेगा, तो ये होड़ लग जाएगी वहां पर। और इजराइल को, अच्छा, इजराइल ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए, तब कोई होड़ नहीं लगी थी, आप ये कह रहे हैं एम्बेसडर साहब? मैं ये कह रहा हूं, इजराइल इतना छोटा देश है, चारों तरफ से उसने अपने ऊपर हमले देखे हैं। 1949 में, 1956 में, इजराइल तो हमले करता ही नहीं है, शांति दूत है, शांति का प्रतीक है, नहीं ना वो मासूम महिलाओं को, बच्चों को मारता है। नहीं, अब मुझे भी आप बाध्य कर रहे हैं सर, बिकॉज़ यू आर सच अ सीनियर डिप्लोमैट, आई एम रिमाइंडेड ऑफ इजराइल की वो प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मायर, और उनका एक फेमस वो कोट है, somebody asked her a question
कि why you killing women and children, and she said we can never, Israel can never forgive the Palestinians for making us kill their women and children. जी देखिए, अब आप ले जा सकते हैं जो कब शुरुआत हुई इसकी, तो ये वाला जो दौर है ये तो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है। चलिए नहीं मैं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पर्सपेक्टिव दोनों तरफ के देने भी जरूरी हो जाते हैं। और अभी यहां पर ये रिपोर्टिंग की बात हो रही थी, मेरे साथ सुशांत सरीन जुड़ गए हैं, देश के फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। एंड सुशांत, ग्रेट टू हैव यू। अभी बात ये हो रही थी कि ये परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, कि भाई ये शांति के लिए नहीं, ये तो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बम बनाएगा। क्या वो बना पाएगा या वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उस पर चर्चा हो रही थी आपके जुड़ने से पहले। और यहाँ पर राफेल ग्रोसी जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के, वो फॉक्स न्यूज को बता रहे हैं दैट न्यूक्लियर वॉचडॉग डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द वेयरअबाउट्स ऑफ सम 400 kgs ऑफ यूरेनियम दैट ईरान हैज एनरिच्ड टू 60% प्योरिटी, कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। इसके मायने आप कैसे आंकते हैं? संदीप, 2-4 चीजें हैं। देखिए, जो अभी हमला हुआ है उसकी क्या एग्जैक्ट डैमेज कर पाए हैं, और ईरान वो जो सारा का सारा वो जो एनरिच यूरेनियम है उसको कहां पर लेके गया है, कहां पर छुपाया है, इस पे अटकलें भी लग रही हैं। और ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह नजर आ रहे थे उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि वो वहाँ सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि उस समय ये भी बड़ी बाज़गश चल रही थी कि हो सकता है कि वहाँ पर कमांडो रेड भी हो जाए। लेकिन जो आज खबरें आई हैं उसमें कुछ शक और शुबहात रेस किए गए हैं कि कितना आप डैमेज कर पाए हैं ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर। क्या आप एक्चुअली उनको ध्वस्त कर पाए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और कुछ हद तक इजरायली भी क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, उसमें 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ट्रंप नहीं चाहते कि वो किसी लंबी चौड़ी युद्ध में फंस जाए, तो उन्होंने एक हमला किया। अगर वो तो यही मानना चाहेंगे कि वो सक्रिय हुआ और वो ध्वस्त कर दिया, तो अब बातचीत के टेबल पे हम आ जाएंगे, अमेरिका किसी लंबे चौड़े युद्ध में दोबारा से नहीं फंसेगा। जहां तक इजराइल का मामला है, वहां पर भी ये है कि हमने इतना बड़ा एक युद्ध लड़ा ईरान के खिलाफ, इतना हमने एक ऑडेशियस ऑपरेशन किया, जो मेरा ख्याल उसकी कम मिसाल मिलती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। किलोमीटर दूर जाकर आप इस तरीके का ऑपरेशन कर लें, और इसकी इस तरह की आपकी इंटेलिजेंस हो, इस तरह की नहीं, जिस तरह की एयर डोमिनेंस इजराइल ने भी की और जिस तरह की एयर डोमिनेंस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने दिखाई, उसकी मिसाल अभी कोई ताजा अतीत में नहीं मिलती संदीप। लेकिन उसमें जो राजनीतिक प्रॉब्लम हो जाती है इजराइल, जो इजरायली सरकार है उसके लिए, कि इतना सब करने के बाद आप ये तो नहीं कह सकते यार हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ। तो एक वो एस्पेक्ट है। इसलिए जो खबरें आई हैं उसका खंडन तो होना मेरे हिसाब से स्वाभाविक है, लेकिन क्या वो खबरें भी पूरी तरीके से उस कसौटी पे उतरती हैं? क्योंकि ये एक असेसमेंट हो सकती है, और इंटेलिजेंस असेसमेंट ये जरूरी नहीं है कि हरदम आपकी ऐसे में ईरान ने सुशांत, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा, हम तो और बनाएंगे। तो ये और तेजी से अब अगर एनरिच्ड यूरेनियम है, वो 400 किलोग्राम है, इन्होंने कहीं छिपा दिया सुरक्षित जगह पे, तो अब फास्ट ट्रैक हो जाएगा बम बनाने का कार्यक्रम। संदीप, उसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है भी, तो उसको 60% से तो आप बम नहीं बना पाएंगे, 90% पर लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर जो फैसिलिटीज की आपको जरूरत है, क्या वो फैसिलिटीज आपके पास उपलब्ध हैं? और उसको बनाने में तो समय लगेगा ना। अभी तक जो कुछ था उनके पास, उसमें शायद उतना समय ना लगता, या ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जो तमाम उनके वो जो सारे के सारे फैसिलिटीज थे उसको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, बेशक ये 400 किलोग्राम का अभी पता नहीं है,
लेकिन उसमें क्या ये क्षमता है ईरान में फिलहाल के लिए, कुछ वर्षों के लिए शायद, कि वो इसको कन्वर्ट तो ये कर पूरा पाए? इलाका अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में तब्दील हो गया। भारत पाकिस्तान के बारे में तो वेस्ट वाले कहते रहते हैं, और जब भी वो अपना दबाव डालना चाहते हैं वो बोगी रेज कर दी जाती है। पर मिडिल ईस्ट में क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अब खड़ा हो गया है सुशांत? नहीं, अभी तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अभी तो नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही ताकत के पास वहां पर न्यूक्लियर बम है, वो इजराइल के पास है। और आज तक इजराइल ने किसी को न्यूक्लियर धमकी भी नहीं दी, और ना उन्होंने किसी देश को सफाए हस्ती से मिटाने की बात की है, जो ईरान करते रहता है। इसलिए देखिए, जो रिटोरिक आता है उसको भी लोग संजीदगी से लेते हैं ईरान का। बाकी भी अरब देश जितने हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बाकी जितने भी देश हैं, इराक वाले करते थे ये, सद्दाम हुसैन के नीचे इजराइल को धमकियां देते थे, लेकिन और कोई देश इस तरीके की धमकी देता नहीं है। तो एक तो वो है कि अगर ईरान के पास परमाणु शस्त्र आ जाते हैं, फिर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल उसी संभावना को नकारने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करी गई। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि यह कार्रवाई कानूनी तौर पे सही वो अभी हम नैतिकता के सवाल पर नहीं जा रहे हैं, पर दुनिया वेयर आर वी हेडिंग, वो बड़ा सवाल है। और दिबांग, यहां पर किसकी बात मानी जाए, किसकी बात ना मानी जाए? एक तरफ दावे कि भाई परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है, एक तरफ ये कि कोई नुकसान ज्यादा हुआ नहीं है, तीसरी तरफ ये ताल ठोकी जाना कि हम तो अब इसको और तेज करेंगे। दरअसल हकीकत कहां अटकी हुई है इन सब वादों में, इन दावों में? संदीप, ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो मैं अब कर रहा हूं, कि कुछ चीजें मैं ठीक कर दूं। एक, जो ये कहा जा रहा है कि जो फर्दों में सिर्फ जो गहराई थी, आप 80 मीटर बता रहे हैं, आपने 300 फीट कहा पहले, 80 मीटर लोग बता रहे हैं, दरअसल में वो गहराई है करीब 800 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रफाल ग्रोसी, जिनका आपने उल्लेख किया, जो डीजी हैं आईएईए के, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि वो घुमावदार टनल है और काफी देर वहां नीचे जाना पड़ता है, और कई बार वो वहां जा चुके हैं। तो आप देखिए कि ये 60 मीटर तक ये बम जाता है, ये 800 मीटर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी माना कि क्या उसको नुकसान हुआ है, जो सेंसिटिव जगह है उसको कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। उसकी जो ओपनिंग है, हाँ जरूर वहां पर बमबारी हुई है। तो ये जो बात है कि जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, आप कह रहे हैं कि जो 400 केजी है उससे 40-50 बन जाते हैं, जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं लगातार 10 बन जाते हैं। 500 किलोग्राम उनके पास यूरेनियम है, 400 उसमें 10 का मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं। हाँ हाँ, आईएईए की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया। उन्होंने कहा पिछले महीने 17 मई को कि 22 बना सकता है, इजराइल कह रहा है 10-12 बना सकता है। जी जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो उल्लेख किया, मैं आपका उतना जवाब नहीं दे रहा, मैं पहले अपनी बात पूरी खत्म कर लूं। DIA की जो रिपोर्ट है उसका आपने उल्लेख किया, और अगर आप देखें तो मिलिट्री डैमेज असेसमेंट जो है, ये एक बहुत ही जानी मानी प्रक्रिया है जो वहां अपनाई जाती है। मिलिट्री डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट जो कांग्रेस की डिफेंस की कमेटी है, उनके सदस्यों के पास ये रिपोर्ट अभी मौजूद है। इसमें एक बात नोट करने वाली यह है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है, और उसमें समय रहते इंफॉर्मेशन आते इसमें बदलाव हो सकते हैं। वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो नुकसान, जितना दावा, जिस तरह से ऑब्लिटरेट, जिसको अगर आप चाहें तो हिंदी में नेस्त नाबूद कर दिया, पूरा जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया, ये दावा सही नहीं है। और जो ईरान को जो काम कर रहा है उसमें जो नुकसान हुआ है, कुछ ही महीने में वो वापस वहां पर लौट के आ जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे हैं, जो मार्को रूबियो ने अभी दावा दोहराया, उससे ये साफ है कि ये नुकसान उतना नहीं है जितना आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। और इसमें वही रिपोर्ट ही नहीं है, मैं यहां पे आईएईए के ग्रोसी साहब को जो बयान है आने वाले समय और इस इलाके के लिए मायने क्या है दिबांग, अगर ये दावों में उतना दम नहीं है? हाँ, अब बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। ये जो सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय वहां पर खड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग ईरान के जो हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप घायल हो गए हो, आप शेर हो, अब आप उछल के इनको मारो और आप बम बनाओ, आप एनपीटी छोड़ो, आप अपना परमाणु बम बनाओ। अगर आप परमाणु बम बनाएंगे, भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पर हमला करने की।
आप फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए जरूर पॉज कर लो। अभी आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ, आगे आप जाके इसको बनाओ जरूर, क्योंकि अब आपके पास ये तो साफ हो गया है कि आप उसको ऐसा छुपा सकते हो कि उनकी नजरों में वो आया तक नहीं कि वो है कहां। आप वहीं अपने संयंत्र लगाओ और उनको आगे बढ़ाओ। सेंट्रीफ्यूज जो है आपके पास सारे नष्ट नहीं हुए हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं उनका वहां सहारा लो। तो ये एक बड़ी बात है। क्या आप न्यूक्लियर बम ईरान उतनी तेजी से बनाएगा? उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्ला हो, हमास, जो एकदम गिरे पड़े हैं, उनको और सशक्त करेगा? क्या और नए प्रॉक्सीज खड़ी करेगा? ये एक बड़ी चिंता है। एक और जो वहां पर बड़ी बात आगे ये चल रही है कि अगर अमेरिका समझता है कि ये सीज फायर हो चुका है, तो अमेरिका को अब आईईए से कहना चाहिए कि आप, ये एक बड़ा टेस्ट होगा, ये कहा जा रहा है कि आप जाइए ईरान में और एसेस करिए कि कितना नुकसान हुआ है। अगर ईरान ये अलाउ करता है तो इसका मतलब वो आगे और शांति की तरफ बढ़ सकता है। फिर आप उसके सैंक्शंस को हटाइए, उसको धीरे धीरे कहिए कि वो खुद को डिसमेंटल करे, उसके जो तो यहाँ पर आप कह रहे हैं थोड़ी दरिया दिली भी दिखाने की बात होगी। दरिया दिली कौन दिखाएगा? और आईएईए जो संकेत मिल रहे हैं शीतल, वो तो ईरान तो ये कह रहा है कि कोई अब ना हम एनपीटी को मानेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, ना हम आईएईए को अपने घर में घुसने देंगे अपने देश में। संकेत तो ये मिल रहे हैं, या मैंने गलत रीड किया? देखिए, इस पूरे मुद्दे में दो धाराएं हैं। एक पॉलिटिकल धारा है और एक जो रियलिटी की धारा है। जो इंस्टीट्यूशन से आ रहा है वो रियलिटी की ओर है, और बाकी जो कुछ आ रहा है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स जो है चीज़ों को अपनी ज़रूरत के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया करती है, लेकिन रियलिटी उन सेंटर से आती है जहाँ इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो जो रिपोर्ट आ रही है जो पेंटागन से आई है, वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर है। लेकिन जो नेता लोग बोल रहे हैं, चाहे ट्रंप बोल रहे हो या अन्य लोग बोल रहे हो, उनके सहयोगी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें एक ऑडियंस को एड्रेस करना है। फेयर पॉइंट। जिस ऑडियंस ने उनको लड़ने के लिए भेजा था उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। और ईरान में भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको जनता के उस संवेदना को एड्रेस करना है जो इस समय गुस्से से भरी हुई, चूंकि उन पर हमला हुआ था, भले वो कमजोर है। राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है ना इस सैन्य कार्रवाई। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री का बयान तो वो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल ये है कि उसके ऊपर से ये सवारी जहाज गुजर रहे हैं कल रात से, दोनों जगह से शुरू हो गए हैं। तो दोनों, मुझे लगता है कि ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा और सैंक्शंस से बचने की कोशिश ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन पहले का खतरा अब टल गया है फिलहाल के लिए। नहीं, वो कभी भी हो सकता है। नहीं, इस इलाके में युद्ध का खतरा टलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल के अस्तित्व से जुड़े हुए वो सवाल हैं, इसलिए वो कभी नहीं टल सकता। और जरा सी बात पर वो सब हो सकता है जो हुआ। और ये सही है कि ईरान भी जहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, वो नॉलेज अब उसके पास है बम बनाने तक की, और वो उसके बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़ा है। वो रुकेगा नहीं, चाहे वो चोरी से इसको करे या लोगों को बता के करे या किसी समझौते के तहत पॉज करे। ये क्या करता है ये आने वाले दिन बताएंगे। पर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मैं पूरे वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या अब ये चलन हो गया है कि दरअसल अब जो हुआ है वहां पर पिछले 13 दिनों में शीतल, नेतन्याहू जो लगातार लोकप्रियता की रेटिंग्स में नीचे जा रहे थे, उनकी पार्टी लाइकुड भी, अब वो फिर से थोड़ी मजबूती, थोड़ी ही सही, थोड़ी मजबूती लेने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी है, और खमेनाई वो अपने निज़ाम को, अपनी व्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब तीनों नेताओं का फायदा, इलाके का नुकसान, आम आदमी परेशान और आम आदमी की मौत। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो खमेनेई को हुआ है। उनकी रिजीम को सचमुच में वहाँ असंतोष है, चूंकि आर्थिक रूप से ईरान बहुत कठिनाइयों में है। और उसे इजराइल में भी 60,000 इकाइयां बंद हो गई हैं पिछले 1.5 साल में। जी, वैसे तो आर्थिक कठिनाइयाँ सारी दुनिया में है। अमेरिका की सबसे बड़ी है 37 ट्रिलियन की, और सब अपनी अपनी आर्थिक कठिनाइयों को एड्रेस करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन ईरान के लिए बहुत मुश्किलें ज़्यादा थीं, और उसमें वो लोग तो ये मान के आए थे, इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन अब इन तीनों में जो सबसे मजबूत हुआ है वो खमेनेई और उनका रिजीम है। उसकी तुलना में लोकतांत्रिक ट्रंप या लोकतांत्रिक नेतन्याहू की मुश्किलें
तो ज्यादा मतलब है। युद्ध जिस मंशा से, जिन उद्देश्यों से किया गया, क्या वो हासिल हो गए हैं, या दरअसल दुनिया के लिए परेशानी, नुकसान का सबब एक खतरे की घंटी लगातार बजती दिखाई दे रही है, और इस इलाके में अब क्या परमाणु प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो सकती है? अगर ईरान ने, जैसा सारे विशेषज्ञों ने बताया, ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो बाकी देश भी शुरू हो जाएंगे। तो आर वी इन फॉर बैड टाइम्स? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।